अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 फ़िज़िक्स का जो यूनिट नंबर 14 है कम्युनिकेशंस, उसके टेक्स्ट बुक के जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो का मकसद सिर्फ ये आपको सही ऑप्शन बताना नहीं है, बल्कि वीडियो का मकसद ये बताना है कि जो कॉन्सेप्ट हैं जो इन एमसीक्यूज़ में अप्लाई हो रहे हैं वो क्या हैं, और आम तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या गलती करते हैं इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के दौरान। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, अगर बात की जाए रेडियो और टेलीविज़न के ब्रॉडकास्ट की, तो जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल होता है वो किस फॉर्म के अंदर ट्रांसफ़र होता है? एनालॉग सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है, बोथ एनालॉग या डिजिटल सिग्नल होते हैं, या फिर ना ही एनालॉग होते हैं और ना ही डिजिटल होते हैं। तो देखो, बात यह है कि आम तौर पे जो साउंड और लाइट वेव्स होती हैं जो कि ट्रांसफ़र की जाती हैं इन रेडियो में तो आपको पता है सिर्फ साउंड को ट्रांसफ़र करते हैं, टेलीविज़न में साउंड को भी ट्रांसफ़र किया जाता है और लाइट को भी ट्रांसफ़र किया जाता है, जो सीन है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब आम तौर पे जो ब्रॉडकास्टिंग की जाती है वो कन्वर्ट करते हैं इन्हीं सिग्नल्स को। ये जो लाइट और साउंड के सिग्नल्स होते हैं इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू कंटिन्यूसली वेरिंग, ऐसा जो कि कंटिन्यूसली क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। इस तरीके से कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल्स में करते हैं। और आपको पता है ये कौन सा सिग्नल होता है, ये कहलाता है एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है, अब आम तौर पर बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि भाई जो भी हमें नज़र आ रहा है टीवी के ऊपर वो तो हमें डिजिटल शक्ल के अंदर नज़र आ रहा है। तो बात यह है कि वो यहाँ पर आकर एलईडी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, बट बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तो एनालॉग सिग्नल की फॉर्म के अंदर होती है। इस वजह से डिजिटल सिग्नल जो है वो बिल्कुल गलत बात है। और अगर आप मिक्सअप करोगे तो याद रखना, रेडियो में कहाँ से कोई डिजिट्स आने लगे, रेडियो में तो लगातार ट्रांसफ़र होती है। तो इस लिहाज से आप मैच करेंगे और फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो होता है एनालॉग सिग्नल। सो द ट्रांसमिशन इन रेडियो एंड टेलीविज़न इज़ एनालॉग सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 2, एक कम्युनिकेशन चैनल के अंदर क्या क्या पाया जाता है? ठीक है, तो अब पहली बात यह है कि कम्युनिकेशन चैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आप याद रखिएगा, चाहे वो वायर वाला हो चाहे वो वायरलेस हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं ना, वायरलेस भी होता है और बिना वायर के भी होता है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर वायरलेस की बात की जाए तो वायर के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर हो सकते हैं, और फिर क्या हो सकता है, हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। अगर कौन सी ट्रांसमिशन की जा रही है, वायर वाली ना, तो इसका मतलब ये है कि वायर क्या हो सकता है, वायर मतलब ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। और अगर वायरलेस किया जा रहा है तो वायरलेस का मतलब उसको हम बिना किसी चीज़ के ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको फ्री स्पेस कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कम्युनिकेशन चैनल है बेसिकली वो इन तीनों के ज़रिए होती है, और तीनों का मतलब हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। अच्छा जी, अब आम तौर पे जो कॉमन गलती है यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल के हवाले से, बच्चे आम तौर पे कम्युनिकेशन चैनल का एक मतलब समझते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल के अंदर क्या है। सबसे पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि एक ट्रांसमीटर है, और ट्रांसमीटर के बाद यहाँ पर एक रिसीवर है, और रिसीवर के दरमियान में एक वायर पाया जाता है। आमतौर पे ऐसा एक कन्फ्यूजन होता है, ट्रांसमिशन की लाइन होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ट्रांसमिशन चैनल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर पे भी काम करते हैं, फ्री स्पेस में भी काम करते हैं, और एक आम तार पे भी काम करते हैं, जिसको आप ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वोल्टेज सिग्नल जनरेटेड बाय अ माइक्रोफोन। जो वोल्टेज सिग्नल होता है वो माइक्रोफोन जो प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है? तो याद रखना बच्चों, माइक्रोफोन की एक ख़ास बात है, माइक्रोफोन जो सिग्नल्स को जनरेट करता है बेसिकली उसमें कुछ मूविंग कॉइल्स होते हैं जिन्हें ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, और ये कौन से कॉइल्स होते हैं, ये मूविंग कॉइल्स होते हैं। तो जो हमारी आवाज़ होती है बेसिकली वो क्या करते हैं, वो इस जो ट्रांसड्यूसर है वो साउंड वेव को, मतलब यहाँ से अगर साउंड वेव आ रही है तो इस साउंड वेव की वजह से ये जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं इनके अंदर एक वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, एक कंटिन्यूसली मूविंग वोल्टेज जनरेट होता है। जब जैसे जैसे हम बोलते चले आ रहे हैं तो ये यहाँ पर एक वोल्टेज जनरेट कर रहा होता है, जो कि ज़्यादा भी हो सकता है हमारी आवाज़ के लिहाज से, कम भी होता रहता है, इस तरीके से।
तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज सिग्नल यहाँ पर जनरेट होता है हमारी आवाज़ की वजह से, वो ट्रांसड्यूसर्स के मूविंग कॉइल के मूव होने की वजह से प्रोड्यूस होता है वोल्टेज की वजह से, और वो कंटिन्यूसली वेरिंग होने की वजह से एनालॉग होता है इन नेचर। ठीक है, डिजिटल कब होता है? जब डिजिट्स की फॉर्म में होता है या डिस्क्रीट होता है, पर ये कंटिन्यूसली वेरिंग होता है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होता है एनालॉग इन नेचर। क्वेश्चन नंबर 4, एज कंपेयर टू साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स क्या होती है? भाई अगर हम बात करें कि साउंड वेव्स एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी रखती है और रेडियो वेव भी एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी रखती है, तो ज़रा साउंड के बारे में याद करो। साउंड का तो आपको याद ही होगा क्योंकि वह आमतौर पे छोटी क्लासेस में बताते हैं। 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ में होती है, सही ना? ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। या ऐसा कह लो 20 हर्ट्ज़ से लेकर, एग्जैक्ट लिखा हुआ है ये, 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है। जबकि अगर आप बात करें रेडियो वेव्स की, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है, तो उनकी भी वैल्यू याद कर लो बच्चों। आम तौर पे वो 3 किलो हर्ट्ज़ से स्टार्ट होती हैं और 3 किलो हर्ट्ज़ से जाती हैं तकरीबन 300 गीगा हर्ट्ज़ तक। गीगा का मतलब पता है ना, 10⁻⁹। तो आम तौर पे जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स, वो काफ़ी ज़्यादा होती है द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। सो करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन ढूंढना आसान है बहुत ही, दैट इज़ हायर। क्वेश्चन नंबर 5, द इंजीनियरिंग प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन कैरियर वेव इज़ नोन एज, ये तो सबसे कॉमन है क्योंकि इस चैप्टर से सबसे अहम बात जो आपने याद रखनी है वो यही है। जब हम सुपर इम्पोज कर देते हैं सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एक कैरियर वेव के ऊपर, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मॉड्यूलेशन। और मॉड्यूलेशन पता है ना आपको, अगर एम्पलीट्यूड के लिहाज से वेरी करते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाती है, अगर फ्रीक्वेंसी के लिहाज से मॉड्यूलेट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहलाती है। आमतौर पे बाकी तीनों ऑप्शन का मतलब ही ये नहीं निकल रहा। ट्रांसमिशन ट्रांसफ़र करना बिल्कुल गलत बात हो गई, डिटेक्शन ढूंढना, रिसेप्शन रिसीव करना, उसका कहीं भी ताल्लुक सुपर इम्पोजिंग से नहीं है। तो आमतौर पे बच्चे इसको मॉड्यूलेशन के तौर पर ही समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सिग्नल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन केस ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायर? देखो, जो ट्विस्टेड पेयर वायर्स होते हैं जो कि आम तौर पे टेलीफोन की ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, याद रखना आम तौर पे उससे बस हम 2 ही चीज़ें ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। या तो उससे हम साउंड को ट्रांसफ़र करते हैं, वॉइस को, यानी कि हमारी आवाज़ को, और या तो अगर डेटा ट्रांसफ़र हो भी जाता है ना, तो याद रखना बच्चों वो होता है लोअर स्पीड डेटा। लोअर स्पीड डेटा इसके ज़रिए हम ट्रांसफ़र करते हैं। आम तौर पर जो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी आवाज़ से रिलेटेड या लोअर, ये सिर्फ़ और सिर्फ 100 हर्ट्ज़ से शुरू होती हैं और तकरीबन 5 मेगाहर्ट्ज़ तक जाती हैं, नॉट मोर देन दैट। ठीक है ना? तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज आप याद करिएगा। जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ऑफ रेडियो सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ ट्विस्टेड पेयर वायर इज़ 100 हर्ट्ज़ टू 5 मेगाहर्ट्ज़। क्वेश्चन नंबर 7, द मेंटेनेंस ऑफ अ सैटेलाइट्स ऑर्बिटल पोजीशन। एक बड़ा डेलिकेट सा प्रोसेस होता है एडजस्ट करना या मेंटेन करना कम्युनिकेशन सैटेलाइट की ऑर्बिटल पोजीशन को क्या कहते हैं? याद रखना सबसे पहली बात बच्चों, उसको कहते हैं स्टेशन कीपिंग। स्टेशन कीपिंग के अंदर क्या करते हैं, थ्रस्टर्स को इस्तेमाल करते हैं और आम तौर पे जो ऑर्बिट की पोजीशन होती है सैटेलाइट्स की, उसको अरेंज करते हैं। अच्छा, ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है, ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? आपको पता है कि सन और मून की अट्रैक्शन की वजह से, इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से जो पोजीशन है ना सैटेलाइट की, वो थोड़ी बहुत बदल जाती है, पर हमें तो उसको एक ख़ास ऑर्बिट रेडियस के अंदर रखना पड़ता है। तो उसको अरेंज करने के लिए एक तरीक़ेकार होता है जिसे स्टेशन कीपिंग कहते हैं। ठीक है ना? अब आम तौर पे बच्चे इसकी डेफिनेशन याद कर लेते हैं और मिक्सअप कर लेते हैं। ऑल्टीट्यूड कंट्रोल कहते हैं, लेकिन याद रखना ऑल्टीट्यूड कंट्रोल कोई भी वर्ड नहीं है इन केस ऑफ सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोसेस ऑफ मैपिंग। एक प्रोसेस है जो कि मैप करता है कंटिन्यूसली सैम्पल्ड
एनालॉग वोल्टेज वैल्यूज़ टू डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल्स इज कॉल्ड। अब देखना, डिस्क्रीट वैल्यूज़ जो होती है ना, डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि एक ख़ास अमाउंट, एनालॉग वैल्यूज़ जो है वो कंटिन्यूसली वेरी करती हैं। और जब हम कहते हैं ना डिस्क्रीट, डिस्क्रीट कहते हैं हम एक पैकेट को, एक ख़ास अमाउंट को, पैकेट कह लो या एक ख़ास अमाउंट को कर लो। और ख़ास अमाउंट के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल किया जाता है फ़िज़िक्स के अंदर, और वो वर्ड होता है क्वांटाइजिंग। क्वांटाइजिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को क्वांटिटी के अंदर करना, पैकेट के अंदर कर देना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वो प्रोसेस जिससे एनालॉग वोल्टेज को डायरेक्ट डिस्क्रीट वैल्यूज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज क्वांटाइजिंग। ठीक है ना। सैम्पलिंग एक डिफरेंट चीज़ है और इनकोडिंग भी एक डिफरेंट चीज़ है। लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हो जाके, चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर है जहाँ पर हमने सारे प्रोसेसेस को डिस्कस किया हुआ है। 9 AM इज़ यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। आमतौर पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हिस्टोरिकली जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सवाल ये है कि क्यों किया जाता है। क्या वो जो है वो कम ट्रांसमिटिंग पावर रिक्वायर करता है विद अदर सिस्टम? नहीं, ट्रांसमिटिंग पावर का डिफरेंस नहीं है। इज़ इट मोर नॉइज इम्यून देन अदर मॉड्यूलेशन सिस्टम? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। नो अदर मॉड्यूलेशन कैन प्रोवाइड द नेसेसरी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। असल बात यह है एम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल डायोड के ज़रिए हम जो है वो ये सारी जो एम की रिसीविंग है इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये अवॉइड करता है कॉम्प्लेक्स रिसीविंग को। तो इसी वजह से जो आम तौर पे रेडियोज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कमर्शियली, वो जो है ज़्यादातर एम ब्रॉडकास्टिंग को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज़्म, सिंपल सा सर्किट है जो एम को रिसीव करने का काम कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10, डेटा इन कॉम्पैक्ट डिस्क। जो डेटा हम कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं बेसिकली वो किस शक्ल के अंदर होता है? तो पहली बात यह है कि करेक्ट आंसर है वो होता है डिजिटल सिग्नल। कभी भी हम जो कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होता, टेप की तरह। जैसे आप लोगों में से मेजॉरिटी ने टेप के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन टेप रिकॉर्डर में ऐसा होता था कि मिसाल के तौर पे अगर 10 गाने हैं तो वो एक के बाद एक चलते थे, कंटिन्यूसली काम करता था। स्पेसिफिकली मैं सेकंड सॉन्ग या 10वें सॉन्ग पे नहीं जा सकता था, बल्कि मुझे कंटिन्यूसली चलना पड़ता था। लेकिन जो कॉम्पैक्ट डिस्क है वो ऐसा काम नहीं करती। कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर कोई भी डेटा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कंटिन्यूसली एक लाइन पे नहीं चलना पड़ता। इससे आप याद रख सकते हैं कि जो डेटा स्टोर होता है इन कॉम्पैक्ट डिस्क बेसिकली वो डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में होता है। ठीक हो गया बच्चों। सो ये था हमारा लेक्चर अबाउट द टेक्स्ट बुक MCQs ऑफ यूनिट नंबर 14 कम्युनिकेशन। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।